स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फाइलम पॉरीफेरा की स्टडी की थी और फाइलम पॉरीफेरा में हम लोगों ने कुछ उसकी विशेषताएं के बारे में बताया था कि फाइलम पॉरीफेरा में कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं होती हैं। जैसे हमने आपको एक स्ट्रक्चर बना करके दिया था, उसमें बताया था कि उसमें पॉरीफेरा का मतलब पोर का मतलब छिद्रयुक्त जीव, और ये सब मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, समुद्री जलों में पाए जाते हैं। तो उसमें दो प्रकार के छिद्र थे, एक तो छोटे छोटे शरीर पे छिद्र जिसको ऑस्टिया कहते थे, और दूसरा जो बड़ा छिद्र था उसको ऑस्कुलम कहते थे। तो ऑस्टिया के माध्यम से जल और जल के माध्यम से भोज्य पदार्थ या छोटे छोटे जीव उसके शरीर में प्रवेश कर जाते थे, ठीक है। और जहाँ वो प्रवेश करते थे उस कैविटी को हम लोग कहते थे स्पॉन्जोसील, और उसी में भोज्य पदार्थ का पाचन होता था। और अपच भोज्य पदार्थ बड़े छिद्र जिसको हम क्या कहते हैं, ऑस्कुलम के रास्ते से भोज्य पदार्थ निकाल दिए जाते थे। क्लियर? तो कुछ फाइलम पॉरीफेरा को हम एक बार कुछ पॉइंट्स और बचे हुए हैं फाइलम पॉरीफेरा में। फाइलम पॉरीफेरा कुछ पॉइंट्स इसमें और भी बचे हुए हैं। जैसे इसमें वाटर करंट का फ्लो कैसे होता है, जल का प्रवाह कैसे कैसे होता है, और जल के माध्यम से जो भोज्य पदार्थ आते हैं वो भोज्य पदार्थ स्पॉन्जोसील में कैसे आते हैं। तो कभी कभी क्या पूछता है कि करंट का फ्लो, जल के प्रवाह का एक स्केच डायग्राम बना देता है और पूछ लेता है कि पॉरीफेरा में जल के प्रवाह का सही क्रम है, सही श्रृंखला है। वो ऐसे होता है कि मान लीजिए कि ये वाटर करंट का मतलब जल का प्रवाह, वाटर करंट तो जानते होंगे करंट का मतलब प्रवाह होता है, जल का प्रवाह है। और ये जल का प्रवाह, जब जल का प्रवाह होगा तो इस जल के साथ ऑक्सीजन भी आएंगे, O2 भी आएंगे, प्लस भोज्य पदार्थ भी आएगा, भोजन फूड भी आएगा, प्लस छोटे छोटे जीव भी आएंगे, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, और यू कैन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आप कह सकते हैं, सूक्ष्म जीव, स्मॉल ऑर्गेनिज्म भी इसके साथ आएंगे। तो जब जल का प्रवाह होता है तो जल के प्रवाह के साथ साथ ऑक्सीजन जो जल में घुलित अवस्था में है वो, भोज्य पदार्थ और छोटे छोटे जीव, ये कहाँ जाएंगे, जो हमारा स्पंज है, स्पंज के ऑस्टिया में जाएंगे। तो स्पंज का ये हमारा ऑस्टिया है, छोटे छिद्र में जाएंगे। छोटे छिद्र के बाद ये कहाँ पे चले जाएंगे, छोटे छिद्र से होते हुए ये उस कैविटी में चले जाएंगे, उस स्थान पे चले जाएंगे जिसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं, जो हमने कल आपको बताया था। तो स्पॉन्जोसील में चले जाएंगे और स्पॉन्जोसील में ही भोजन का पाचन होगा, और जो अपच भोज्य पदार्थ हैं वो शरीर से बाहर निकाल दिए जाएंगे, यानी इसी में भोज्य पदार्थ का पाचन होगा। और जो अपच भोज्य पदार्थ हैं, अनडाइजेस्टेड फूड, अपच भोज्य पदार्थ जो हमारे होंगे, अपच फूड, वो किसके रास्ते से शरीर से बाहर निकाल दिए जाएंगे, ऑस्कुलम जो बड़ा वाला छिद्र है, ऑस्कुलम के रास्ते से कहाँ निकाल दिए जाएंगे, कम्स बॉडी से बाहर, कम्स आउट फ्रॉम बॉडी, यानी शरीर से बाहर निकाल दिए जाएंगे जो अपच भोज्य पदार्थ होते हैं। तो यही जल के प्रवाह का सही चेन है, सही श्रृंखला है। कभी कभी ये श्रृंखला ही पूछ लेता सही श्रृंखला क्या है। तो याद रखिएगा, जो भी जल का प्रवाह होगा वो पहले ऑस्टिया के पास आएगा, ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील में जाएगा, स्पॉन्जोसील से में भोज्य पदार्थों का पाचन होगा, जो अपच भोज्य पदार्थ होंगे वो ऑस्कुलम जो बड़ा वाला छिद्र है उसके माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो ये चीज़ क्लियर हुआ कि किस रास्ते से और कैसे भोज्य पदार्थ का स्पंजों में पाचन होता है। तो हमने कल आपको बताया था कि जितने भी स्पंज होते हैं वो टेस्टलेस, स्वादहीन होते हैं, और अच्छी गुणवत्ता वाले मैट्रेस बनाए जाते हैं, गद्दे बनाए जाते हैं। अच्छा, कुछ विशेष प्रकार के स्पंज हैं। हमने इसमें आपको नालतंत्र बताया था कि नालतंत्र इसमें पूर्ण विकसित होते हैं, ये असमिति होती है, ठीक है। अगली जो स्पंजों की विशेषता है वो ये है कि स्पंज जो होते हैं इनके जो लिंग होते हैं, सेक्स होते हैं, वो अलग अलग नहीं होते हैं। जब नर और मादा सेक्स लिंग एक ही में जुड़े हों तो हम उसे कहते हैं द्विलिंगी, और जब अलग अलग होते हैं तो उसे हम कहते हैं एकलिंगी। तो प्रश्न ऐसे पूछे जाएगा, पॉरीफेरा में आने वाले जो जीव हैं, स्पंज हैं, वो एकलिंगी हैं, द्विलिंगी हैं, बहुलिंगी हैं, या इनमें से कोई नहीं।
तो ये सब कैसे हैं? द्विलिंगी हैं। द्विलिंगी का मतलब जितने भी स्पंज होंगे, जितने भी स्पंजेज हैं वो सब द्विलिंगी हैं। द्विलिंगी, सब द्विलिंगी हैं। इसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी, जिसमें दो सेक्स ऑर्गन हो। बाई का मतलब दो, जिसमें दो सेक्स के ऑर्गन हो उसे हम द्विलिंगी कहते हैं। तो जितने भी पॉरीफेरा हैं वो सभी द्विलिंगी हैं। द्विलिंगी का मतलब ये हुआ कि एक ही शरीर में नर और मादा जनन अंग दोनों विद्यमान हैं, एक ही शरीर में। जैसे हमारा केंचुआ है, जिसका अध्ययन हम संघ एनेलिडा में करते हैं, तो केंचुआ का जो संघ है वो एनेलिडा में करते हैं, और केंचुआ भी हमारा द्विलिंगी है। द्विलिंगी का मतलब एक ही शरीर में नर और मादा जनन अंग विद्यमान होंगे। ऐसे ही हमारे जितने भी पॉरीफेरा होते हैं सब द्विलिंगी होते हैं, नर और मादा जनन अंग एक ही शरीर में विद्यमान होते हैं। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हुआ? अच्छा, स्पंजों के, इसमें स्पंजों का अध्ययन करते हैं तो कई प्रकार के स्पंज आते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कई प्रकार के स्पंज आते हैं। जैसे एक हमारा है यू स्पॉन्जिया। यू स्पॉन्जिया ये एक स्पंज का नाम है। तो प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि बाथ स्पंज, नहाने वाला स्पंज, जब हम नहाते हैं या स्नान करते हैं तो उसमें प्रयोग करने वाले स्पंज का नाम बताइए, या 4 विकल्प दे देगा। इसमें बाथ स्पंज, नहाने वाला स्पंज कौन सा है? तो दे देगा यू स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला, यू प्लैक्टेला, ये सब स्पंजों के उदाहरण है, तो टिक लगाना होगा। तो यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया को हम बाथ स्पंज कहते हैं, नहाने वाला स्पंज। स्पंज का मतलब नहाने में क्यों यूज़ करते हैं? ये होता क्या है कि गद्देदार इतनी बड़ी छोटी सी होती है, तो क्या करते हैं कि बहुत लोग जब नहाते हैं तो उस स्पंज को साबुन में लगा लेते हैं और उससे अपने शरीर पे यूं मालिश करते हैं। क्लियर? तो ये यू स्पंजिया का ही हम प्रयोग जो है नहाने में करते हैं, इसलिए इसको बाथ स्पंज कहते हैं। अगला स्पंज से प्रश्न ये पूछा जाएगा, अगला जो हमारा एग्जाम्पल है उसका नाम है यू प्लैक्टेला। यू प्लैक्टेला ये स्पंज का एक नाम है, यू प्लैक्टेला, ये भी एक स्पंज है। इस स्पंज का जो आकार होता है, उस फूल आपने देखा होगा, फूल, ढेर सारे फूल, गुलदस्ता का नाम सुना ही होगा। गुलदस्ता का मतलब एक बास्केट होता है, एक टोकरी होती है और उस टोकरी में ढेर सारे फूल रख देते हैं, तो उसको हम कहते हैं गुलदस्ता। तो प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, किस स्पंज को फूलों का गुलदस्ता कहते हैं? प्रश्न आंसर होगा यू प्लैक्टेला। किस स्पंज को फूलों का गुलदस्ता कहते हैं? वो यही है, इसको कहते हैं हम वीनस। वीनस का मतलब होता गुलदस्ता, वीनस। फ्लावर बास्केट का मतलब टोकरी होता है। ये देखो वीनस, फ्लावर बास्केट। क्लियर? यानी फूलों का गुलदस्ता। तो फूलों का गुलदस्ता किस स्पंज को कहते हैं? उत्तर होगा यू प्लैक्टेला। और जो हमारा यू स्पॉन्जिया है उसको हम बाथ स्पंज कहते हैं, जिसका प्रयोग हम नहाने में करते हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न इसमें पूछा जाता है। क्लियर? तो हमने कल ही आपको बताया था कि अब जो भी हम पढ़ेंगे उसको थोड़ा थोड़ा रिटेन वर्क में लिखेंगे। तो अब हमारा अगला जो हमारा संघ है, आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे अगला संघ पॉरीफेरा, और इसके बारे में हम कुछ चीज़ें लिखेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे फाइलम पॉरीफेरा, संघ पॉरीफेरा, और इसके बारे में हम लिखेंगे संघ पॉरीफेरा। अच्छा, इसी पे हम लिखाने से पहले 1-2 पॉइंट और बता देते हैं। कई बार ये पूछा गया है कि संघ पॉरीफेरा के जंतुओं को सर्वप्रथम किसने देखा? संघ पॉरीफेरा के जंतुओं को सर्वप्रथम किसने देखा? तो जिसने देखा उनका नाम था एलिस साइंटिस्ट, एलिस वैज्ञानिक। दूसरा प्रश्न इस पे पूछा जाता है कि संघ पॉरीफेरा नाम किसने दिया? संघ पॉरीफेरा नाम किसने दिया? तो संघ पॉरीफेरा जिन्होंने नाम दिया उनका नाम है रॉबर्ट ई ग्रांट। रॉबर्ट ई ग्रांट, रॉबर्ट ई ग्रांट। तो सर्वप्रथम पॉरीफेरा जीवों को जिसने देखा उनका नाम है एलिस, और पॉरीफेरा नाम जिसने दिया उनका नाम है रॉबर्ट ई ग्रांट। याद रखिएगा यह चीज़। तो चलिए लिखते हैं कुछ पैसेज फॉर्म में, पैराग्राफ फॉर्म में।
संघ पॉरीफेरा का अर्थ होता है छिद्रयुक्त, छिद्रयुक्त, अर्थात इस संघ में ऐसे जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जिनका शरीर छिद्रयुक्त होता है, जिनका शरीर छिद्रयुक्त होता है। इस संघ के जीव अधिकतर समुद्री जलों में पाए जाते हैं। ये जीव स्वादहीन होते हैं, ये जीव स्वादहीन होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग खाने में नहीं किया जाता है। इन जीवों को समुद्रों से निकालकर उसे सुखाते हैं, तत्पश्चात स्पंज और कंकाल को अलग अलग कर लेते हैं। इनके स्पंज का प्रयोग अच्छे गुणवत्ता वाले गद्दे बनाने में किए जाते हैं। जबकि इनके कंकाल का प्रयोग सजावट के सामान बनाने में किया जाता है। इस संघ के जीवों को सर्वप्रथम एलिस नामक वैज्ञानिक ने देखा। जबकि रॉबर्ट ई ग्रांट ने पॉरीफेरा नाम दिया। समस्त स्पंज
समस्त स्पंज द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी होते हैं अर्थात नर तथा मादा जनन अंग, नर तथा मादा जनन अंग एक ही शरीर में पाए जाते हैं। एक ही शरीर में पाए जाते हैं। इन जीवों में नाल तंत्र पूर्ण विकसित होता है। पूर्ण विकसित होता है तथा ये 3 प्रकार के होते हैं। जिसे साइकॉन, एस्कॉन तथा ल्यूकॉन नाल तंत्र कहते हैं। इनके समस्त शरीर पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे ऑस्टिया कहते हैं। जिसे ऑस्टिया कहते हैं। इन्हीं छिद्रों के माध्यम से जल, भोज्य पदार्थ तथा सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करते हैं। शरीर में प्रवेश करते हैं। इनके शरीर में एक बड़ा छिद्र पाया जाता है, जिसे ऑस्कुलम कहते हैं। ऑस्कुलम कहते हैं। ऑस्कुलम के माध्यम से अपच भोज्य पदार्थ शरीर से बाहर अपच भोज्य पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अपच भोज्य पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। यू स्पॉन्जिया को स्नान करने वाला स्पंज कहते हैं। स्नान करने वाला स्पंज कहते हैं। जबकि यूप्लैक्टेला स्पंज को यूप्लैक्टेला हिंदी में भी लिख सकते हैं।
जबकि यूप्लैक्टेला स्पंज को फूलों का गुलदस्ता कहा जाता है। स्पंजों के शरीर में जो गुहा, जिसको हम कैविटी कहते हैं, जो गुहा या कैविटी पाई जाती है, उसे स्पंजोसील, स्पंजोसील कहा जाता है। उसे स्पंजोसील कहा जाता है। क्लियर। अब एक पॉइंट और बता देते हैं कि जितने भी स्पंज होते हैं उसमें एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे हम दंश कोशिका कहते हैं और उसका नाम है क्वेनोसाइट। उसे हम कहते हैं क्वेनोसाइट। यानी समस्त स्पंजों में एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है। तो प्रश्न ये पूछेगा स्पंजों में जो विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो क्वेनोसाइट कहते हैं, हिंदी में उसे दंश कोशिका कहते हैं। दंश कोशिका पाई जाती है। इसका कार्य क्या है? दंश कोशिका के माध्यम से ही ये अपने आप को अपने शत्रुओं से रक्षा करता है। जब कोई शत्रु इसके समीप आता है तो दंश कोशिकाओं के माध्यम से अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा करता है। तथा कभी कभी दंश कोशिकाएं भोज्य पदार्थों को पकड़ने में भी सहायक करती हैं। कीड़े मकोड़े अगर इनके नज़दीक या बहुत सूक्ष्म जीव इनके समीप आ जाते हैं तो दंश कोशिकाओं की जैसे डंक नहीं मार देता है दंश, वैसे डंक मार देता है उनको। जब डंक मार देगा तो वो शत्रु भाग जाएंगे, इसको खाने नहीं पाएंगे। क्लियर। तो उसी में अगला लाइन लिख लीजिए, सभी स्पंजों में दंश कोशिकाएं, जिसको हम क्वेनोसाइट कहते हैं, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं स्पंजों को उनके शत्रुओं से रक्षा प्रदान करती हैं, रक्षा प्रदान करती हैं। तो देखिए हम लोग जो जंतु जगत पढ़ रहे हैं तो जंतु जगत में बहुत सारे संघ हैं। हमने एक चार्ट भी बना दिया है, बहुत सारे संघ हैं। उसमें से हमने 2 संघ पढ़ लिया। एक तो हमने संघ पढ़ लिया प्रोटोजोआ, दूसरा हमने संघ पढ़ लिया पॉरीफेरा। तो जो हमारा प्रोटोजोआ संघ है, क्लियर, ये हमने पढ़ लिया, लेकिन ये कोशिकीय है। क्लियर। और इसको ये सब मेटाजोआ में आते हैं जो अकशेरुकी और कशेरुकी में रखे गए हैं। कशेरुकी में एक संघ रखा गया जिसको कार्डेटा कहते हैं। बाकी जितने भी संघ हैं प्रोटोजोआ को छोड़ करके सब हमारे क्या हैं? अकशेरुकी हैं। तो हमने 2 संघ पढ़ लिया। अब हम यहाँ पे तीसरे संघ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और वो हमारा तीसरा संघ है आर्थ्रोपोडा। हमारा तीसरा संघ है, अगला फाइलम है आर्थ्रोपोडा। तो हमारा ये तीसरा संघ हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा संघ, आर्थ्रोपोडा। अच्छा, इस संघ में सिर्फ हम कीटों का अध्ययन करते हैं। इस संघ में हम इंसेक्ट्स का अध्ययन करते हैं, सिर्फ कीटों का अध्ययन करते हैं, कीटों का अध्ययन करते हैं। अच्छा बताइए, कीट विज्ञान को कौन सा विज्ञान कहते हैं? जिस विज्ञान में कीटों का अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। हम पहले बता चुके हैं, उस विज्ञान को कहते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, उस विज्ञान को कहते हैं एंटोमोलॉजी, जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। उस विज्ञान को कहेंगे एंटोमोलॉजी। विज्ञान में भी प्रश्न पूछा जाता है कि अगर इस पर्टिकुलर चीज़ का अध्ययन करते हो तो उसे क्या कहते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में हम समस्त प्रकार के कीटों का अध्ययन करेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जितने भी हमने संघ आपको बताए हैं उन सभी संघों में सबसे बड़ा संघ है ये
प्रश्न पूछा जाता है कि 4 विकल्प दे देगा, पूछ लेगा इसमें से सबसे बड़े संघ का नाम बताइए या इसमें सबसे बड़ा संघ या फाइलम कौन है, तो आर्थ्रोपोडा है। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर लगभग 20 लाख कीटों की प्रजातियां पाई जाती हैं। अभी कितने और प्रजातियां होंगी जो अननोन है, ज्ञान नहीं है जिनके बारे में। क्लियर? लगभग 20 लाख प्रजातियां किसी भी संघ में नहीं पाई जाती हैं, इसीलिए संघ आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है। तो ये लार्जेस्ट संघ है, सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। दूसरी चीज़, हमने कहा था कि जब किसी को परिभाषित करना हो तो उसको 2 भागों में तोड़ दो। ऐसे आर्थ्रोपोडा 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक को हम कहते हैं आर्थो और प्लस दूसरे को कहते हैं पोडास, आर्थ्रोपोडास। आर्थो का मतलब होता है जुड़ा हुआ, ज्वाइंट, जुड़ा हुआ, और पोडास का मतलब होता है फीट, पैर। अर्थात जितने भी आर्थ्रोपोडा होंगे उन सभी कीटों में जुड़े हुए पाद, जुड़े हुए पैर पाए जाएंगे। कीटों को आप देखेंगे सारे पैर जुड़े हुए होते हैं। जितने भी कीट होंगे उन सभी कीटों में जुड़े हुए पैर पाए जाएंगे, ये इसकी विशेषता है। बाकी किसी कीटों में नहीं पाए जाएंगे, चाहे वो मक्खी आप देख लीजिए, टिड्डा देख लीजिए, तिलचट्टा देख लीजिए, जिसको आप कॉकरोच कहते हैं, खटमल देख लीजिए, ये कितने प्रकार के कीट हैं, इन सभी में जुड़े हुए पाद पाए जाते हैं। तो आर्थ्रोपोडा की एक विशेषता ये है कि इस संघ में जितने भी कीट आएंगे उन सभी में जुड़े हुए पाद पाए जाएंगे, ज्वाइंट फीट्स होंगे, क्योंकि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है और ये अपने आप को डिफाइन कर रहा है कि ज्वाइंट फीट, हमें जो भी आएगा उसमें जुड़े हुए पैर होंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि इसमें ज्वाइंट फीट होंगे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। अब हम आइए देख लेते हैं कि संघ आर्थ्रोपोडा की कुछ विशेषताएं, ये क्या क्या होते हैं, कैसे क्या क्या करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो संघ आर्थ्रोपोडा की ये है कि आर्थ्रोपोडा जीव पाए कहाँ जाते हैं। तो कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो स्थलों पे भी पाए जाते हैं और जलों में भी पाए जाते हैं, दोनों स्थानों पे निवास करते हैं। क्लियर? अगला ये प्रश्न हमारा ये है कि जो कीट हैं, जैसे हम लोगों में श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा। तो कीटों में श्वसन अंग क्या है? कीटों में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कीटों में श्वसन अंग क्या होता है? ऑर्गन। हम लोगों में तो एक ही है, वो है फेफड़ा, लेकिन इसमें कई होंगे। क्यों कई होंगे? क्योंकि कुछ कीट जल में भी होंगे तो वहाँ तो वो फेफड़े से श्वसन करेंगे ही नहीं, और कुछ कीट जल से बाहर होंगे, वहाँ वो फेफड़े से श्वसन करेंगे। तो इसमें जो श्वसन अंग होंगे वो गिल्स भी हो सकता है। गिल्स समझ रहे होंगे, इसलिए हाँ, गिल्स भी हो सकता है। दूसरा उसको कहते हैं बुक लंग, फेफड़े के समान संरचना होगी, ये भी हो सकता है। तीसरे को हम कहते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया भी हो सकता है। जैसे हम ट्रैकिया, ये हमारा ईसोफेगस है, जिसको हम ग्रास नाल कहते हैं या फूड पाइप कहते हैं, यही हमारा है। और यहाँ पे कुछ ऐसे हल्की लाइनिंग बनी होगी इस पे, इसी चीज़ को हम ट्रैकिया कहते हैं, यही हमारा ट्रैकिया है। तो अगर देखा जाए तो आर्थ्रोपोडा में जो इसके श्वसन अंग है वो गिल्स भी हो सकता है, बुक लंग्स भी हो सकता है और ट्रैकिया भी हो सकता है। क्लियर? क्योंकि ये जलीय भी है और स्थलीय भी है। तो जल में अगर होगा तो इसके माध्यम से शोषण करेगा, और स्थल पे होगा तो कुछ कीटों में बुकलंग पाए जाते हैं और कुछ में ट्रैकिया पाई जाती है। ट्रैकिया क्या करती है? श्वसन में हेल्प करती है। ट्रैकिया में जो लाइनिंग होते हैं, जो भी हमने लाइनिंग बताया है, वो जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन आता है, हवा आता है, उसको फिल्टर करता है और फिल्टर छानता है और छान करके ऑक्सीजन को शरीर के अंदर पहुंचाता है। क्लियर? इसीलिए ये लाइनिंग ट्रैकिया का ये काम है। अच्छा, अगला प्रश्न ये है कि जितने भी आर्थ्रोपोडा होते हैं, क्योंकि अच्छा ये बताइए नेत्र कितने प्रकार के होते हैं? आँख, 2 प्रकार के नेत्र होते हैं, एक तो साधारण नेत्र होता है और दूसरा संयुक्त नेत्र होता है। एक सिंपल आई होती है, दूसरा कंपाउंड आई होती है। तो नेत्र 2 प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों का नेत्र जुड़ा है? नहीं जुड़ा है, अलग अलग नेत्र है। मतलब ये हुआ कि मनुष्यों में साधारण नेत्र पाए जाते हैं,
जिनका नेत्र अलग अलग हो, लेकिन जिनका नेत्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो उसे हम कहते हैं संयुक्त नेत्र। तो जितने भी कीट होते हैं उन सभी का नेत्र जुड़ा हुआ होता है, इसलिए उनमें संयुक्त नेत्र पाई जाती है, कंपाउंड आई पाई जाती है, साधारण आई नहीं पाई जाती है। याद रखिएगा। अगली विशेषता यह है कि इसमें संयुक्त नेत्र होगा, कंपाउंड आई होगी, जितने भी आर्थ्रोपोड्स होंगे। ये सब इनकी विशेषताएं हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। क्लियर? अच्छा, चलो ये तो बात क्लियर हो गई कि इनके पैर भी जुड़े हैं और नेत्र भी जुड़े हैं। क्लियर? लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि नेत्रों में नेत्र, आंखों में आंखें, जिसको हम नेत्रांश कहते हैं, नेत्रांश नाम सुना होगा, आंखों में आंखें, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं उनकी नेत्रों में नेत्र पाए जाते हैं, उनके नेत्रों में छोटे छोटे नेत्र पाए जाएंगे। इसलिए जितने भी कीट होते हैं उनमें गर्दन नहीं होता है। हमारे में तो गर्दन है। गर्दन का क्या विशेषता है कि जिधर भी हम चाहेंगे घुमा करके देख लेंगे, क्योंकि हमारे नेत्र जो हैं साधारण है, जुड़े नहीं हैं, तो नेत्र से इसे गर्दन को घुमा करके जोड़ देख लेंगे। लेकिन कीटों में गर्दन नहीं होता है, तो वो आगे पीछे देखेंगे कैसे, गर्दन है ही नहीं। तो उनका जो उनके नेत्र में छोटे छोटे जो नेत्रांश हैं उसी को 360 डिग्री, 90 डिग्री, सारे डिग्री पे घुमा लेते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ देख लेते हैं। यही नेत्रांश का काम है। क्लियर? तो अर्थात कि इनमें जो छोटे छोटे नेत्रांश पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं ओमैटिडियम। ओमैटिडियम नेत्रांश पाए जाते हैं। और समस्त प्रकार के कीटों में नेत्रांशों की, नेत्र में जो छोटे छोटे नेत्र होते हैं उसकी संख्या लगभग 2000 से 4000 होती है। एक ही दोनों नेत्र जो जुड़े हुए नेत्र हैं उसमें छोटे छोटे नेत्रांशों की संख्या 2000 से 4000 होती है। जैसे काकरोच है, तिलचट्टा है, तिलचट्टा में लगभग 2000 नेत्रांश पाए जाते हैं। और जो मक्खी है, हाउस फ्लाई है, घर वाली जो मक्खी है, उसमें लगभग 4000 नेत्रांश होंगे, छोटे छोटे नेत्रांश होंगे। तो ये विशेषता होती है कि नेत्रों में नेत्रांश होते हैं, उस नेत्रांश को ओमैटिडियम कहते हैं और लगभग 2000 से 4000 पाए जाते हैं। अच्छा, जितने भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनका शरीर मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है। इनका जो बॉडी होता है वो मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है। एक को कहते हैं सिरा भाग, हेड, दूसरे को कहते हैं वक्ष भाग, बीच वाला भाग, उसको हम कहते हैं थोरैक्स, और अगले को कहते हैं उदर भाग, पीछे वाला भाग, उसे हम कहते हैं एब्डोमेन। एब्डोमेन। तो जितने भी आर्थ्रोपोड्स होंगे उनके कीटों का शरीर 3 भागों में बटा होगा, सिरा भाग, वक्ष भाग, पक्ष भाग, 3 भागों में बटा होगा, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। क्लियर? अच्छा, अगला प्रश्न ये है कि जैसे हम एनेलिडा का अध्ययन करें तो उसमें देखते हैं कि केंचुओं का शरीर जो होता है खंडयुक्त होता है, उसमें कई खंड होते हैं। क्या आर्थ्रोपोडा के शरीर, जो आर्थ्रोपोड में जितने भी कीट आते हैं, क्या उसमें उनका शरीर खंडयुक्त होता है? होता है। बहुत से कीटों का शरीर खंडयुक्त होता है, कई सेगमेंटों में बटा होता है। जैसे जो हमारा एनेलिडा है उसका शरीर 200 से लगभग 200 से 250 खंडों में बटा होगा। लेकिन जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं इनका जो शरीर होगा वो लगभग 19 से 20 खंडों में बटा होगा, सेगमेंट्स में बटा होगा, बहुत कम सेगमेंट्स में बटा होगा, 19 से 20। जैसे हमारा काकरोच है, तिलचट्टा है, इसका शरीर लगभग 19 खंडों में बटा होता है। 19 खंड में काकरोच का शरीर बटा होगा। तो इसमें जो शरीर होगा 19 से 20 खंडों में बटा होगा। क्लियर? अच्छा, अगला प्रश्न ये है कि हमने श्वसन की बात कर ली कि ये श्वसन कैसे करते हैं। अब भोजन ये कैसे लेंगे? जितने भी कीट हैं मुंह से लेंगे, माउथ से ही लेंगे भोजन को अपना। क्लियर? अच्छा, जितने भी आप कीट देखे होंगे तो उनके सर पर ऐसे एंटीना निकला होता है 2 ठो। जो काकरोच पकड़िए ना तो काकरोच का ऐसे एंटीना निकला रहता है 2 ठो। क्लियर? अर्थात जितने भी कीट होंगे, ज़रूरी नहीं कि सारे कीट में, लगभग सभी कीटों में एक जोड़ा एंटीना पाया जाता है। 2 जोड़ निकले हुए होते हैं,
वो एंटीना का क्या काम है? वो सेंसरी ऑर्गन होते हैं। सेंसरी ऑर्गन का मतलब दूर की चीज़ों को वो आसानी से आभास कर लेते हैं कि फलां चीज़ वहाँ पर है। क्लियर हो गया? तो समस्त प्रकार के कीटों में एक जोड़ा एंटीना पाया जाएगा जो सेंसरी ऑर्गन्स की तरह काम करेगा, किसी भी वस्तु को पहचानने में मदद करेगा या आभास कराने में मदद करेगा। क्लियर हो गया ये बात आर्थ्रोपोडा की? अच्छा, अगला प्रश्न ये है हमारा कि जितने भी आर्थ्रोपोडा होते हैं उनमें प्रजनन कैसे होता है? प्रजनन किस प्रकार का होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रजनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। तो जितने भी कीट हैं, आर्थ्रोपोड हैं, उनमें अगर हम बात प्रजनन की करें तो इनमें प्रजनन दो प्रकार का होता है। अगर हम प्रजनन तंत्र की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन, तो कीटों में प्रजनन दो प्रकार का होता है। एक को हम कहते हैं अलैंगिक प्रजनन, आसेक्सुअल, और दूसरे को हम कहते हैं सेक्सुअल। तो देखो एक प्रश्न क्लियर हो गया यहाँ पे कि जितने भी आर्थ्रोपोड्स होंगे, जितने भी कीट होंगे, उनमें दोनों प्रकार का प्रजनन होगा, किसी में अलैंगिक होगा, किसी में लैंगिक होगा। प्रश्न ये है कि अलैंगिक अगर होगा तो अलैंगिक में कौन सा प्रकार होगा? अलैंगिक के बहुत से प्रकार हैं। क्लियर? अलैंगिक के बहुत से प्रकार हैं, जैसे बर्ड का मतलब ये हुआ कि जैसे ये हाइड्रा है, ये हमारा हाइड्रा है, हाइड्रा का स्ट्रक्चर ऐसे होता है और ये इसके टेंटैकल्स निकले होते हैं, दंश कोशिकाएं, इसी के माध्यम से चलता है। तो यही इसका बड है। हाइड्रा में बड, कली जानते हैं, फूलों में जो कलियां निकलती हैं उस कली को अंग्रेजी में बड कहते हैं। क्लियर? तो ये कली है। अब यही किसी तरीके से अगर कट के गिर जाए इसके शरीर से, इसमें भी पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, कट के गिर जाए और प्रतिकूल वातावरण इसको मिल जाए, फेवरेबल कंडीशन, तो यही बर्ड जो कट के गिरा है एक नए अमीबा में परिवर्तित हो जाएगा, एक नया अमीबा बना लेगा। क्लियर? तो जो अलैंगिक प्रजनन होता है, इसमें अलैंगिक प्रजनन बर्ड के माध्यम से होता है, बाई बर्ड के थ्रू भी हो सकता है, और दूसरा होता है खंड, कट करके भी हो सकता है, कहीं से अगर कट जाए तो भी हो जाएगा। तो बाई फ्रैगमेंटेशन का मतलब कटना या खंड, बाई फ्रैगमेंटेशन। तो इनमें जो अलैंगिक प्रजनन होता है वो बर्ड के माध्यम से भी हो सकता है, फ्रैगमेंटेशन के माध्यम से भी हो सकता है। लेकिन लैंगिक प्रजनन में तो कोई प्रकार ही नहीं होता। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है? युग्मक होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, अर्थात इसमें जब तक स्पर्म और ओवा नहीं होंगे तब तक लैंगिक प्रजनन नहीं होगा। तो इसमें एक नर युग्मक आएगा जिसको हम मेल गैमीट कहते हैं, और दूसरा हमारा फीमेल गैमीट आएगा जिसको हम मादा युग्मक कहते हैं, मादा युग्मक, या हम इसको कह दें स्पर्म शुक्राणु कह दें, और इसको हम ओवम अंडाणु कह दें। तो शुक्राणु और अंडाणुओं के माध्यम से आर्थ्रोपोडा में क्या होता है? लैंगिक प्रजनन होता है। अच्छा, ये तो खाना पीना खा लिया सब कुछ। अब खाना पीना खाने के बाद अपच भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि अपच भोज्य पदार्थ का मतलब उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी में विभिन्न प्रकार के पदार्थ हो जाएंगे, जैसे हमारा पसीना है, ये भी उत्सर्जी पदार्थ है, हमारे जो फीकल मैटर्स हैं वो भी उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो प्रश्न ये है कि आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जी अंग क्या हैं? उत्सर्जी अंग, तो आर्थ्रोपोडा में जो उत्सर्जी अंग होते हैं उसे हम कहते हैं मैलपीगियन नलिकाएं। वैज्ञानिक का नाम है ये मैलपीगियन। इन्होंने सर्वप्रथम इस नलिका की खोज की, इसके उत्सर्जी अंग की खोज की, इसलिए अपने नाम से रख दिया मैलपीगियन नलिकाएं, टिब्यूल्स माने नलिकाएं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जितने भी आर्थ्रोपोड्स या कीड़े मकोड़े होते हैं उसमें उत्सर्जी अंग है, तो 4 ऑप्शन दे देगा। तो मैलपीगियन नलिकाएं आर्थ्रोपोड्स के उत्सर्जी अंग होते हैं, इसी के माध्यम से उत्सर्जी पदार्थों को यह शरीर से बाहर निकालता है। मैलपीगियन ने इस नलिका को सर्वप्रथम खोजा, इसीलिए अपने ही नाम से मैलपीगियन नलिकाएं रख दिया। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अगला प्रश्न, अगला ये प्रश्न है कि जैसे हमने देखा कि हमारा जो पॉरीफेरा था वो द्विलिंगी था। द्विलिंगी का मतलब नर और मादा जननांग एक ही शरीर में थे। तो आर्थ्रोपोडा द्विलिंगी है कि एकलिंगी है? एक लिंगी है। इसमें नर और मादा अलग अलग होंगे,
एक लिंगी का मतलब नर और मादा का अलग अलग होना, और द्विलिंगी का मतलब एक ही शरीर में नर और मादा जनन अंग का होना। तो इसमें नर और मादा कीट अलग अलग होंगे। क्लियर? तो इसलिए ये एक लिंगी होगा। एक लिंगी को कहते हैं यूनिसेक्सुअल। एक लिंगी होगा, ये नर और मादा अलग अलग होते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, कभी कभी प्रश्न ये पूछा जाता है कि जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच तिलचट्टा जिसको कहते हैं, कॉकरोच, कॉकरोचेज, कॉकरोचेज में भी नर होगी और मादा होगी। अच्छा, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हमारे घरों में जो कॉकरोच होता है, क्लियर, अगर एक कॉकरोच ऐसे बीच में यहाँ कहीं है, कुछ खा रहा है या पड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे दूसरा वाला जो कॉकरोच होगा, सपोज यहाँ मादा कॉकरोच है, कुछ खा पी रही है, तो दूसरा वाला कॉकरोच देखेंगे बिल में से निकलेगा, सट से वहाँ पे आ जाएगा। तो इसका कारण है आने का, क्योंकि कीट मकोड़े, इनकी जितनी मादाएं प्रजातियां होती हैं, चाहे वो मनुष्य हो और चाहे कीड़े मकोड़े हों या जीवधारी हों, उनकी जितनी भी मादा प्रजातियां होती हैं एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स निकालती हैं, और वो हार्मोन नर को आकर्षित करने वाला हार्मोन कहलाता है। जितनी भी मादाएं होंगी किसी भी जीव में, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, चाहे मनुष्य हों और चाहे जीवधारी हों, सभी की मादाएं एक विशेष प्रकार का हार्मोन निकालती हैं। अगर कॉकरोच है और इसकी फीमेल है तो एक विशेष प्रकार का हार्मोन निकालेगी, और उस हार्मोन का नाम है, कोई बता सकता है उस हार्मोन का क्या नाम है? कोई भी? जितनी भी मादाएं होंगी एक विशेष प्रकार का हार्मोन निकालेंगी, उस हार्मोन का क्या नाम है? हार्मोन तो कई होते हैं ना, तो मादा या उसको हम फीमेल हार्मोन्स कह लेंगे। क्लियर? ये जितनी भी हार्मोन होगी एक हार्मोन निकालेगी, और उस हार्मोन को हम फीमेल हार्मोन्स कह लेंगे, मादा हार्मोन्स कह लेंगे। क्लियर? और ये मादा हार्मोन्स क्या कहलाती हैं? नर को आकर्षित करने वाला हार्मोन। क्लियर? इसीलिए नर आकर्षित हो जाते हैं। सपोज अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि अगर कहीं कोई एजुकेशन हो रहा है, तो बॉयज़ और गर्ल्स अगर आपस में बात कर रहे हैं, अगर कोई लड़का यहाँ खड़ा है तो जब भी वो पलट के देखता है तो फीमेल पे उसकी नज़र जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि फेरोमोन हार्मोन्स नाम है उसका। क्या नाम है? फेरोमोन हार्मोन। फेरोमोन हार्मोन। तो जितनी भी मादाएं होती हैं वो एक विशेष प्रकार का हार्मोन निकालती हैं, उसे हम कहते हैं फेरोमोन हार्मोन, और इसको हम कहते हैं मेल अट्रैक्टिव हार्मोन, नर को आकर्षित करने वाला हार्मोन। इसीलिए अगर फीमेल कॉकरोच बीच में होती है तो नर सीधे वहीं पे आ जाता है, उसके हार्मोन से अट्रैक्ट हो जाता है। तो प्रश्न ये पूछा जाएगा कि कीटों की मादाएं या मनुष्यों की मादाएं या जीवधारियों की मादाएं जो एक विशेष प्रकार का हार्मोन निकालती है उसका क्या नाम है? तो दे देगा बहुत सारे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, फेरोमोन हार्मोन। तो यही पे टिक लगाना होगा, फेरोमोन हार्मोन। अच्छा, जितने भी संघ के जीवधारी हैं सभी की शरीर किसी न किसी स्तर से मिलकर बनी हुई है। कोई द्विस्तरीय हैं, कोई त्रिस्तरीय हैं। ठीक है? हम लोग क्या हैं? त्रिस्तरीय का मतलब जिनके शरीर पे, स्किन पे 3 लेयर हो ना, तो हमारे शरीर पे 3 लेयर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। बाह्य परत, मध्य परत, अंतः परत, 3 परत है। तो प्रश्न ये है कि आर्थ्रोपोडा संघ कौन सा स्तरीय है? द्विस्तरीय है या त्रिस्तरीय है? तो ये त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय को कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, त्रिस्तरीय है। हम लोगों का भी शरीर त्रिस्तरीय है, 3 लेयर होती है हमारे स्किन में, ऐसे इनका भी शरीर त्रिस्तरीय होता है। अगला प्रश्न ये है कि जितने भी कीट मकोड़े होते हैं उनके शरीर के चारों तरफ एक कवच होता है। क्लियर? वो कवच किस चीज़ का बना होता है या उस कवच को क्या कहते हैं जिससे इनकी शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है? जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनके शरीर के बाहर की तरफ एक लेयर, एक परत पाई जाती है, उसे हम कहते हैं काइटिन। काइटिन,
काइटिन जितने भी कीड़े मकोड़े होंगे उनके शरीर के बाहरी आवरण पाया जाता है, बाहरी एक परत पाया जाता है, उसे हम कहते हैं काइटिन, जो इनको सुरक्षा प्रदान करता है। और ये काइटिन क्या है? ये काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट है। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर? तो कीड़े मकोड़ों के शरीर के चारों तरफ जो परत पाई जाती है उसे हम काइटिन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो आइए, जितना अभी हम पढ़े हैं उतना हम लोग थोड़ा रिटन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आप लोग अगला डालेंगे संघ आर्थ्रोपोडा। अच्छा, यहीं पे एक चीज़ और समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है। अभी बहुत से कीटों का हम कल भी वैज्ञानिक नाम बताएंगे, लेकिन जैसे यहाँ काकरोच आ गया है तो पूछ लेता काकरोच का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो काकरोच का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है फेरिटीमा पॉस्थ्यूमा। फेरिटीमा पॉस्थ्यूमा। फेरिटीमा इसकी वंश है, जीनस है, और पॉस्थ्यूमा इसकी प्रजाति है, स्पीसीज है। याद रखिएगा, काकरोच का जंतु वैज्ञानिक नाम है फेरिटीमा पॉस्थ्यूमा। ये वंश है, ये प्रजाति है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बात इसमें है कि जंतु की यानी काकरोच के पॉस्थ्यूमा प्रजाति पर जिस वैज्ञानिक ने अध्ययन किया वो वैज्ञानिक भारतीय था, और इवन इसी लखनऊ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था वो। और आप लोग शायद पढ़ी भी होंगे उनकी किताब बहाल एंड बहाल की बुक। उनको कहा जाता है KN बहाल। KN बहाल BSc USC में इनकी बुक बहुत चलती है, फैज़ाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा ये बुक चलती है, बहाल एंड बहाल की बुक। क्लियर? तो ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, अब नहीं हैं। इन्होंने सर्वप्रथम पॉस्थ्यूमा प्रजाति पर गहन अध्ययन किया और ये पॉस्थ्यूमा टर्म दिया। और ये पॉस्थ्यूमा जो आप पढ़ते हैं वही अमेरिका का बच्चा पढ़ेगा, वही लंदन का बच्चा पढ़ेगा, लेकिन दिया किसने? KN बहाल ने दिया। इसीलिए समस्त संसार में प्रोफेसर KN बहाल का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने पॉस्थ्यूमा प्रजाति के बारे में बताया था। काकरोच के पॉस्थ्यूमा प्रजाति के, बहुत सारी काकरोच की प्रजातियां हैं, ये तो वंश है ना, इसकी बहुत सारी प्रजातियां हैं, बटला है, बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन पॉस्थ्यूमा प्रजाति के बारे में KN बहाल ने बताया, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर थे, अब नहीं है इस संसार में। इसीलिए समस्त संसार में प्रोफेसर KN बहाल का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। क्लियर हो गया? तो आइए कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। लिखिए संघ आर्थ्रोपोडा। संघ आर्थ्रोपोडा लिखिए। आर्थ्रोपोडा मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर बना होता है। दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसे लिख लीजिएगा, जिसे आर्थो प्लस पोडास, ऐसे, जिसे आर्थो धन पोडास प्लस पोडास कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जुड़े हुए पाद, ज्वाइंट फीट, जुड़े हुए पाद। अर्थात आर्थ्रोपोडा संघ में समस्त प्रकार के कीटों का अध्ययन किया जाता है, जिनका शरीर मुख्य रूप से 3 भागों में बंटा होता है, जिसे सिरा,
सिरा माने हेड, कॉमा वक्ष, वक्ष तथा पक्ष भाग कहते हैं। ठीक। कीटें मुख्यतः जल तथा स्थल दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं। इसलिए इनमें श्वसन अंग, गिल्स कॉमा बुक लंग्स तथा ट्रैकिया होता है। कीटों का बाहरी आवरण मतलब परत जो होती है, कीटों का बाहरी आवरण काइटिन का बना होता है। काइटिन का बना होता है। काइटिन एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। काइटिन एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। समस्त आर्थ्रोपोडा का शरीर त्रिस्तरीय होता है। तीन स्तर होते हैं, त्रिस्तरीय होता है तथा ये एक लिंगी होते हैं, अर्थात इनमें नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। क्लियर? तो द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल स्टार्ट टुमारो। जो भी रिमेनिंग पार्ट्स होगा हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।